हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करे और ये वन शॉट सीरीज चल रही है। जो नए बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक लॉन्ग वीडियो के फॉर्म में हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और एंटायर जो कंटेंट है चैप्टर का एक ही वीडियो में कंप्लीट समझा दिया जा रहा है। तो ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। सभी लोग इसको ध्यान से देखते रहें। पूरा ये सिलेबस आपका 10th क्लास का कंप्लीट करा दिया जाएगा और इससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद आपको सिर्फ प्रश्नोत्तरों की प्रैक्टिस करनी होगी जो कि आप क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। प्रकाश के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे और प्रकाश की मदद से कैसे हम चीज़ों को देख पाते हैं वो भी जानेंगे। इसके अलावा प्रकाश से जुड़ी हुई दो घटनाएं परावर्तन तथा अपवर्तन क्या होती हैं वो भी हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी घटनाएं प्रकाश से जुड़ी हुई होती हैं पर वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, आगे आएंगी तब हम लोग अगले जो क्लासेस में उनको देखेंगे। हम देखेंगे इस चैप्टर में कि किस प्रकार से दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार लेंस से चीज़ें कैसे हमको छोटी या बड़ी दिखाई देती हैं ये भी हम लोग इस पाठ में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले कहा गया है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा के कई रूप होते हैं जैसे कि ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, इसी प्रकार। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश ऊर्जा के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके आसपास की वस्तुएं आपको तभी दिखाई देती हैं जब आपके आसपास प्रकाश होता है। जैसे आपके कमरे में रखी हुई किताबें, कपड़े और फोटोज़ आपको दिन में दिखाई देते हैं। रात में जब बल्ब जलता है तब तो दिखाई देते हैं, पर अगर बल्ब बंद कर दें और प्रकाश के सारे स्रोत बंद हो जाएं, अंधेरा हो जाए, तो अंधेरे में वो वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देंगी जबकि वो वस्तुएं कमरे में हैं। यानी कि हम अपने आसपास की चीज़ों को तभी देख पाएंगे जब हमारे आसपास प्रकाश है, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो या किसी भी स्रोत से आने वाला प्रकाश हो, और प्रकाश की मदद से ही हम चीज़ों को देख पाएंगे। ओके, आगे कहा गया है प्रकाश के गुण। प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश जब एक माध्यम में चलता है तो सीधी रेखा में चला करता है। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में आगे जानेंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब वो मुड़ जाता है, हालांकि जब तक वो एक ही माध्यम में चलता है तब तक वो सीधे चला करता है। नेक्स्ट कहा गया है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश ऊर्जा जो है वो रेडिएशन के फॉर्म में चलती है, प्रोपेगेट करती है, संचरण करती है और इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरण करती है। आगे कहा गया है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अब पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुएं और अल्प पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? देखिए, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार प्रकाश गुजर जाता है, उन्हें हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि कांच की कोई शीट हो, ठीक है, उनके आर पार हम देख पाते हैं। वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसके आर पार हम कुछ कुछ देख पाते हैं, पूरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उनको हम अल्प पारदर्शी या पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके आर पार प्रकाश नहीं गुजर पाता, बिल्कुल भी नहीं गुजर पाता, उन्हें हम अपारदर्शी वस्तुएं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि घर की दीवार, इसके आर पार आप नहीं देख पाते हैं, है ना, तो वो अपारदर्शी वस्तु हो गई। प्रकाश जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो उसके पार नहीं जा पाता। अब मान लीजिए ये अपारदर्शी वस्तु है, प्रकाश इधर से आया, अब इसके पार तो नहीं जा पाया, तो इसके पीछे क्या हो जाएगा? एक छायादार क्षेत्र बनेगा, अंधेरा क्षेत्र बनेगा जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाया, वो इस वस्तु की छाया होगी। ठीक है, वहीं अगर कोई पारदर्शी वस्तु है उस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो उसके तो पीछे चला ही जाएगा, तो छाया जैसा कुछ बनेगा ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है और ये चाल कितनी है आप देख लें। ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश की चाल है, वायु में कहें या फिर निर्वात में यानी कि खाली स्पेस में। अलग अलग माध्यम में हम आगे देखेंगे प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाती है। जल के भीतर जब प्रकाश जाएगा तो उसकी चाल कुछ और होगी, कांच के भीतर से जब प्रकाश गुजरेगा तो उसकी चाल कुछ और होगी और वायु से जब प्रकाश गुजरेगा तो उसकी चाल कुछ और होगी। फिलहाल ये आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश की जो निर्वात में चाल है या वायु में जो चाल है वो
इतनी मानी जाती है। ठीक है, वायु में भी इतनी मान लेते हैं, निर्वात के बराबर ही। हालांकि वायु में थोड़ा जो है वायुमंडल वगैरह है तो उससे थोड़ा बहुत असर पड़ता है, बट इतना ही मान लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो टर्म्स और हैं जो आपको पता होने चाहिए, एक प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश होता है उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि सूर्य, उसका खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी ऐसा स्टार, कोई भी ऐसा तारा जिसका खुद का प्रकाश हो, वो प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। ऐसे ही बल्ब का भी खुद का प्रकाश होता है, उसे लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, और वो ऐसे ही बल्ब, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है, और वह प्रकाश ऊर्जा जनरेट करता है। तो बल्ब की खुद की लाइट होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है। जबकि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद की रोशनी नहीं रखते, खुद का प्रकाश नहीं रखते, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चंद्रमा आपने पढ़ा होगा कि उसका खुद का प्रकाश नहीं होता, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है और फिर वो हमारी तरफ परावर्तित होकर आता है। ठीक है, तो चंद्रमा भी अदीप्त वस्तुओं में आएगा। इसके अलावा आपके कमरे में रखी हुई वे सभी वस्तुएं जो लाइट बंद कर देने पर ना दिखाई दें, जैसे किताबें, अगर अंधेरा होगा तो नहीं दिखेगी ना, इसी प्रकार कोई भी फोटो, कपड़े, अगर अंधेरा होगा तो नहीं दिखाई देंगे, तो वो अदीप्त वस्तुएं होंगी, उनकी खुद की प्रकाश नहीं है। पर जिनका खुद का प्रकाश होगा वो प्रदीप्त वस्तुएं होंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं परावर्तन, और बाद में हम पढ़ेंगे अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है? देखिए, जब भी कभी प्रकाश किसी स्रोत से आए, किसी सोर्स से आए, जैसे मान लीजिए इधर बल्ब लगा हुआ है और बल्ब से प्रकाश आया, आकर इस सतह से टकराया और इस सतह से टकराकर वापस इधर ही लौट गया। ठीक है, किसी स्रोत से प्रकाश आया और इस सतह से टकराकर ऐसे वापस लौट गया, तो ये घटना परावर्तन कहलाती है। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि जिस सतह से टकराकर परावर्तन हो रहा है, प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौट जा रही है उसी माध्यम में, वो सतह जितनी ज़्यादा स्मूथ, चिकनी और चमकदार होगी उतना ही अच्छे से परावर्तन करेगी। अगर खुरदरी सतह होगी तो प्रकाश जब उस पर पड़ेगा तो अच्छी तरीके से परावर्तित नहीं होगा, काफ़ी इधर उधर फैल जाएगा। ठीक है, तो कहा गया है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? उच्च कोटि की पॉलिश की हुई ऐसी चिकनी पृष्ठ, चिकनी सतह, जैसे कि दर्पण, अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जैसे यहाँ पर आप एक फोटो देख पा रहे होंगे, प्रकाश आया और टकराकर वापस लौट गया। ठीक है, तो ये परावर्तन है। प्रकाश की किरण का स्रोत से आना, किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के जो नियम है, ये दो नियम आपको पता होने चाहिए। स्रोत से जो किरण आकर सतह से टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। क्या? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आकर टकराई, ये एरो दिखा रहा है क्या कि ये स्रोत से आई है और आकर टकराई है। ठीक, जहां पर टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण सतह पर जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ओके, और यहाँ पर हम एक नॉर्मल बनाएंगे, अभिलंब बना देंगे जो कि सतह के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा। इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, एंगल आई कहलाएगा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब जितना ये एंगल आई है उतना ही एंगल के साथ, उतने ही कोण के साथ ये जो प्रकाश की किरण है परावर्तित होगी। अगर ये 30 डिग्री है अभिलंब के साथ, तो अभिलंब के साथ 30 डिग्री ही बनाकर प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाएगी। अगर ये 45 डिग्री है तो अभिलंब के साथ 45 डिग्री कोण के साथ ही ये प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाएगी। तो ये हो गई परावर्तित किरण। और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी उसे परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। तो यहाँ पर दो कोण हो गए, एंगल आई, एंगल आर, और ये एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अगली बात, ये दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों आपतन बिंदु पर जहाँ टकरा रहे होते हैं, ये सारी ये चीज़ें एक ही तल में हुआ करती हैं। आपतित किरण दर्पण पर आपतन बिंदु, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये सभी एक ही तल में होते हैं। जैसे ये सारे के सारे अभी एक बोर्ड में बने हुए हैं। ऐसा नहीं होगा कि लाइट रे ऐसे आई, प्रकाश की किरण आई और इधर बाहर निकल आए या अंदर चली जाए प्लेन के। ये सतह पर आई है और ये सतह पर ही रहेगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होना मतलब कि परावर्तित होना, तो रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन। ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला टर्म है प्रतिबिंब। कहा गया है प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब यानी कि इमेज, किसी भी वस्तु की इमेज, जैसे आप फोटोग्राफर के पास जाते हैं और वो आपकी फ़ोटो खींच के देता है एक पेपर शीट पर, ठीक है, या सवेरे स्कूल जाने से पहले आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो और रेडी होते हो, तो उसमें जो आपकी इमेज दिख रही होती है, ठीक है, दोनों अलग अलग तरह की इमेज, अभी हम लोग इनके बारे में जानेंगे। तो इमेज यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है, जब भी कभी हम किसी परावर्तक तल के सामने खड़े होंगे, परावर्तक सतह के सामने खड़े होंगे और उस पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी, ठीक है, जैसे कि हमारा खुद का प्रकाश नहीं होता है, पर हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पर अगर बल्ब जल रहा है या रोशनी है तो वो हम पर पड़ती है और हम पर पड़ने के बाद उस मिरर पर, दर्पण पर या पॉलिशदार सतह पर जाती है, ठीक है, और वो परावर्तन करता है, ठीक है। तो परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरणें हैं वो अगर एक दूसरे से मिलती हैं तो वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है वो हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे, अभी सिर्फ प्रतिबिंब की बात हो रही है। जैसे एक प्रतिबिंब वो जो सुबह आप मिरर के सामने खड़े होकर जब खुद रेडी होते हैं तब आपको मिरर में दिखता है, दर्पण में दिखता है, और एक प्रतिबिंब वो जो फोटोग्राफर आपको वो पेपर शीट पे बना के देता है, जो फोटो आपकी मिलती है इसको आप फॉर्म्स वगैरह में या स्कूल में लगाते हैं। दोनों ही प्रतिबिंब हैं पर दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक है वास्तविक प्रतिबिंब और एक है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब परावर्तित किरणें वास्तविकता में मिले ना पर मिलती हुई प्रतीत हों। जैसे कि आप सुबह स्कूल के लिए जब रेडी होते हैं तो जिस प्लेन मिरर के सामने, समतल दर्पण के सामने खड़े होकर रेडी होते हैं, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब है। उसको आप स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर नहीं उतार सकते, वो आभासी प्रतिबिंब है। और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, आप सीधे खड़े होते हैं तो सीधे ही दिखाई देते हैं। वहीं जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो तब बनता है जब परावर्तित किरणें वास्तविकता में काटती हुई, और इसको आप स्क्रीन पर उतार सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो उल्टा होता है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब बनता कैसे है एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो गोलीय दर्पण है उनसे प्रतिबिंब कैसे बनता है, और फिर चैप्टर के अगले हिस्से में जब हम पहुंच जाएंगे वहां हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो वहां भी हम देखेंगे कि किस तरीके से लेंस के द्वारा जो है प्रतिबिंब बनता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है वो देखते हैं। सबसे पहले कहा गया समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। समतल दर्पण किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण जिसका तल समान हो, बिल्कुल प्लेन हो। सुबह सुबह आप रेडी होते हैं, जिस दर्पण में खुद को देखते हैं वही समतल दर्पण है। ओके, तो ये एक समतल दर्पण है। इसके पीछे यहाँ पर ये जो येलोइश आपको दिख रही है ये पॉलिश की गई है। आई होप आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। इसका लेफ्ट साइड जो है वो इस साइड ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, वस्तु को रखेंगे, और पीछे प्रकाश की किरणें नहीं जा पाएंगी क्योंकि पीछे पॉलिश करके बंद किया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए इसके सामने हमने ए बी ऑब्जेक्ट रखा, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, इसका नाम है ए बी, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। अब इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर पड़ेंगे, पर हम बहुत सारी प्रकाश की किरणें ना बनाकर सिर्फ 2 प्रकाश की किरणें बनाएंगे और उनसे ही समझ लेंगे कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर एक प्रकाश की किरण गई, ठीक है, और उसी रास्ते पर वापस लौट आएगी। ठीक है, ये जो प्रकाश की किरण जा रही है, आपतित किरण, ये क्योंकि अविलंब के अलॉन्ग जा रही है 0 डिग्री का कोण बनाती हुई, तो 0 डिग्री का कोण बनाती हुई ही वापस आ जाएगी। और यहाँ प्रकाश की एक किरण एक सर्टेन एंगल बनाती हुई, अविलंब के साथ एंगल आई बनाती हुई जा रही है, उतना ही कोण बनाती हुई परावर्तित होगी। अभी आपको बताया गया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। उस नियम का पालन करते हुए ये प्रकाश की किरण गई है, यहाँ अविलंब बनाया है, उसके साथ जितना कोण बना है उतने ही कोण के साथ ही नीचे वापस आ जाएगी। तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे। ये एक प्रकाश की किरण है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। ये एक आपतित किरण जाके टकराई है, और ये क्योंकि नॉर्मल के अलॉन्ग, अविलंब के अलॉन्ग टकराई है, तो इसका जो एंगल आई है वो 0 होगा, तो ये एंगल आर जो है उसका वो भी 0 होगा, तो इसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। तो एक किरण ऐसी गई, इधर वापस आ गई, एक ऐसी गई, वो इधर वापस आ जाएगी। अब ये किरण तो इधर ऐसे जाएगी और ये वाली किरण इधर ऐसे जाएगी, तो ये दोनों ही आपस में इधर कहीं मिलेंगे नहीं, लेफ्ट पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इधर कभी मिलेंगे नहीं, तो इधर इनका प्रतिबिंब बनाएंगे भी नहीं, ये वस्तु का प्रतिबिंब लेफ्ट पर नहीं बनेगा। तो हम इन परावर्तित किरणों को पीछे ट्रेस बैक करेंगे डॉट 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 करके, परावर्तित किरणों को पीछे ट्रेस करेंगे डॉट 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 करके, परावर्तित किरणों को पीछे ट्रेस करेंगे डॉट 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 करके, जहां पर ये काटेंगी वहीं पर एक प्रतिबिंब बनेगा। और क्योंकि वास्तविकता में नहीं काट रही परावर्तित किरणें,
कैसे काटती हुई प्रतीत होंगी पीछे की, ये पीछे से ऐसे आ रही है, ऐसा लगेगा कि ये इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है, तो यहाँ काटती हुई प्रतीत होंगी। जिस जगह पर ये काटती हुई प्रतीत होंगी उस जगह पर ही इमेज बनेगी या प्रतिबिंब बनेगा। और क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब है तो ये सीधा होगा, सीधा होगा मतलब इसकी टिप ऊपर रहेगी और इसका बॉटम नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये जो है प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, डॉटेड डॉटेड प्रतिबिंब यहाँ पर ये ऐसे आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। डॉट डॉट करके इसलिए बनाया क्योंकि ये आभासी है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। नेक्स्ट कहा गया प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। यहाँ पर जो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है राइट साइड में ये, ठीक है, ये आभासी और सीधा होगा तथा इसका जो आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का ही होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। आगे कहा गया है प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से दूर है। अगर ये 50 सेंटीमीटर दूर है तो ये भी पीछे 50 सेंटीमीटर दूर ही होगा। अगर ये 2 मीटर की दूरी पर है तो ये भी 2 मीटर की दूरी पर होगा। यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बराबर होगी, बस वस्तु आगे रखी होगी और प्रतिबिंब पीछे बन रहा होगा। नेक्स्ट कहा गया है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित होने का क्या मतलब होता है? आप जब स्कूल जाएं तो सुबह रेडी होते वक्त ये ध्यान से देखिएगा, आप अगर सीधे हाथ से कंघी कर रहे होते अपने बालों में तो जो प्रतिबिंब होता है जो दर्पण के भीतर दिख रहा होता है वो अपने उल्टे हाथ से कंघी कर रहा होता है। आपकी जेब में यहाँ स्कूल का लोगो लगा होता है, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में लगा है, पर जो प्रतिबिंब होगा उसके राइट साइड में आपको ये लोगो दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि वस्तु का जो दायां हिस्सा है वो प्रतिबिंब का बायां हिस्सा हो जाएगा और वस्तु में जो बायां हिस्सा है वो प्रतिबिंब का दायां हिस्सा हो जाएगा। तो ये वस्तु और प्रतिबिंब में दाएं का बाएं में बदल जाना पार्श्व परिवर्तन कहलाता है और जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व परिवर्तित होता है। जब भी कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वह पार्श्व परिवर्तित होता है। ओके, आगे ये नीचे लिखा है पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आप यहाँ तक बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। समतल दर्पण किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है वो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में, और आपने देखा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की किस तरीके से जो प्रतिबिंब बनता है उसके गुण क्या होते हैं, और क्या बताया गया कि जो वस्तु की दूरी है u और जो प्रतिबिंब की दूरी है v ये बराबर बराबर होती है, ठीक है। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ गया है गोलीय दर्पण। कहा गया है गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है या वक्र होता है। अभी आप पढ़ रहे थे समतल दर्पण जिसका परावर्तक तल फ्लैट था, सपाट था। अब हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे आप जिस गेंद से खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, रबड़ की गेंद से खेलते होंगे, ऐसे पहले प्लास्टिक की गेंद से खेलना शुरू किया होगा आपने। तो जैसे प्लास्टिक की गेंद होती है वैसे ही आप एक कांच की गेंद ले लें, कांच की गेंद भीतर से खोखली, ठीक है। तो उस गेंद को आप काट लीजिए। किस तरीके से काटिए देखिए मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए ये गेंद है, ठीक है। अब इसको हम काट रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के 2 टुकड़े आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब इसमें एक में हम क्या करेंगे, अंदर की दबी हुई जो सतह है उसमें पॉलिश करेंगे और एक में उभरी हुई जो सतह है उसमें पॉलिश करेंगे, सिल्वर पॉलिश कर देंगे। तो अब ये जो दर्पण बने हैं ये सपाट तो नहीं है, वक्र हैं, घूमे घूमे हैं, मुड़े हुए हैं। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल वक्र होता है या गोल होता है उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के 2 प्रमुख प्रकार ये आपको देखने हैं। यहाँ पर जो परावर्तक तल है ये वो वाला है जो इधर साइड खुला हुआ है, जिसमें पॉलिश हो गई वो तो बंद हो गया। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण और ये हो गया आपका अवतल दर्पण। इसमें जो परावर्तक तल है वो दबा हुआ है और इसमें जो परावर्तक तल है वो उभरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ हो, भीतर की ओर धंसा हुआ हो, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। और ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है वह अवतल दर्पण। अवतल मीन्स दबा हुआ तल, तो अवतल दर्पण। और उत्तल मीन्स उभरा हुआ तल, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ गोल गोल हो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। ओके, तो ये 2 तरह के दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आपको ध्यान रखने हैं।
यहाँ पर गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ टर्म्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, अभी मैंने आपको एक गोले को काट के दिखाया था, इन्होंने उस डॉट डॉट करके पूरे गोले को बना के दिखाया है कि गोले को ही हम काट रहे हैं और छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं जिसपे हम पॉलिश कर दे रहे हैं। ये पॉलिश आप बाहर की साइड करेंगे तो अंदर का परावर्तक तल हो जाएगा दबा हुआ अवतल दर्पण, और अगर आप अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे तो बाहर का उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो जाएगा तो उत्तल दर्पण। ओके, यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस गोले से आपने दर्पण को काटा हुआ है, जिस गोले से काट कर आपने दर्पण को बनाया हुआ है, उस गोले का जो केंद्र होगा उसे कैपिटल सी, सेंटर यानी कि केंद्र कहेंगे, और कहेंगे वक्रता केंद्र। तो ये सी पॉइंट क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, पहला टर्म वक्रता केंद्र। जिस गोले से आपने दर्पण को बनाया है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा दर्पण के लिए। दर्पण का मध्य बिंदु ये जो होता है यहाँ पर, ये ध्रुव कहलाता है, जिसे हम पोल कहते हैं। पोल, पी फॉर पोल, पोल मीन्स ध्रुव। ठीक है, इसी प्रकार और भी टर्म्स हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला टर्म है ध्रुव। कहा गया है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो परावर्तक तल होगा उसका केंद्र बिंदु, ठीक है, ध्रुव कहलाएगा। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आपके घर पे चम्मच होंगी, बहुत सारी अलग अलग शेप की चम्मच होती हैं घर पे, ठीक है। तो जिस चम्मच से ऑयल वगैरह लेकर जो है दाल में डाला जाता है, ठीक है, वो चमचा आप देखना ध्यान से, उसमें अंदर का हिस्सा जो है दबा हुआ होगा और बाहर का हिस्सा उभरा हुआ होगा। तो अंदर का हिस्सा उसका हो गया अवतल और बाहर का हिस्सा हो गया उत्तल। ठीक है, उसके ठीक बीच वाला बिंदु, ठीक है, जैसे इस तरह का चमचा है तो ठीक बीच वाला बिंदु इधर, या उभरा हुआ देखेंगे तो ठीक बीच वाला इधर, तो ये ठीक बीच वाला बिंदु जो है पोल या ध्रुव कहलाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, इसे पी से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मैं इसको ओके। नेक्स्ट कहा गया है मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष क्या होता है, अभी इस पर आया उससे पहले मैं आपको एक और टर्म बता देता हूँ, वक्रता केंद्र। मैंने अभी बताया भी था कि जिस गोले से आपने दर्पण को बनाया है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, तो अब आते हैं मुख्य अक्ष पर। एक काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है, एक काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरे, उसे आप दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट वक्रता त्रिज्या। देखिए ये गोला है तो गोले की कुछ त्रिज्या भी होगी। त्रिज्या मतलब सरफेस से केंद्र तक की दूरी, बाउंड्री से केंद्र तक की दूरी, किनारे से केंद्र तक की दूरी। तो ये जो त्रिज्या होती है, ये गोले के लिए तो त्रिज्या कही जाती है, बस इस दर्पण के लिए हम उसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ओके, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाया गया। देखिए यहां से लेके यहां तक की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, बड़ा आर है। ठीक, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है द्वारक। द्वारक, ये जो m से लेके n, m और n लिखा हुआ m n, ये जो दूरी होगी ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। कहा गया है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक चमचा जो आपके घर पे होता है उसको आप देखिए जाके, उसकी बाउंड्री जो होगी सर्कुलर होगी, वृत्ताकार होगी, तो उसका जो व्यास होगा वो द्वारक कहलाएगा। ठीक है, कोई सकरा चमचा हो सकता है, कोई फैला फैला हो सकता है, तो इसका मतलब द्वारक उसी आधार पर बदल जाएगा। ठीक है, तो ये द्वारक हो गया, अपर्चर हो गया। ठीक है, जैसे अगर आपने कोई इस तरीके का दर्पण बनाया, ठीक है, तो इसका द्वारक ये हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर आपने इस तरीके का दर्पण बनाया तो अब आप देख पा रहे होंगे ज़्यादा घुमा हुआ, इसका द्वारक ये रहा। ठीक है, इसका द्वारक ये हो जाएगा, तो कम हो गया द्वारक, तो बस यही बताया जा रहा है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा गया है मुख्य फोकस। तो यहां पर जो वक्रता केंद्र और ध्रुव है, इन दोनों के ठीक बीच में एक बिंदु होता है जिसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। अभी मुख्य फोकस को हम लोग डिटेल में भी समझेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में स्थित बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, और आगे फोकस दूरी की बात करें तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ध्रुव से इस फोकस एफ, फोकस है एफ, पॉइंट्स को कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे और दूरियों को स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे। ठीक है, खैर यहाँ पर ये जो वक्रता त्रिज्या है उसे कैपिटल आर से दर्शा दिया गया है।
और ये फोकस दूरी जो है पोल से फोकस तक की दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी स्मॉल एफ फोकस दूरी दर्शाई गई, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ये स्मॉल एफ यहाँ पर, ये स्मॉल एफ यहाँ पर बना हुआ है कर्सिव में, ठीक है। तो अब सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से समझे कि P और C के ठीक बीच में है F, ये दूरी R है और ये दूरी F है। ये वक्रता त्रिज्या, ये फोकस दूरी, ये वक्रता त्रिज्या, ये फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या क्या है? ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, और फोकस दूरी क्या है? ध्रुव से फोकस तक की दूरी। तो इस पूरी दूरी का ये आधा होता है, तो जो कैपिटल R होती है वो 2 टाइम्स स्मॉल f होती है, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। और यहाँ पर फोटो में आपके सामने अवतल दर्पण बना हुआ है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये पॉइंट्स अवतल दर्पण के लिए ही बताए जा रहे हैं, ये उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होते हैं। बस अंतर क्या होगा कि अवतल दर्पण में ये सारे जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये सब परावर्तक तल की तरफ हैं, जबकि उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आप बदलाव देखेंगे कुछ इस तरीके से। मैं आपको बना के बता देता हूँ, देख लीजिए ध्यान से। उत्तल दर्पण में कुछ इस तरीके की स्थिति होगी, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि गोला इस तरफ ऐसे बनेगा, ठीक है, रफली बना रहा हूँ मैं। तो इसका ये हो जाएगा ध्रुव, ठीक है, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, ये इस तरीके से ये वक्रता त्रिज्या हो गई पूरी कैपिटल R, ये बीच में हो गया फोकस, और ये दूरी हो गई फोकस दूरी। इस तरीके से उसमें सब कुछ पीछे हो गया, परावर्तक तल के अपोजिट साइड में हो गया, ठीक है, पर टर्म सारे यही हैं। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। अवतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो किस तरीके से उसको परावर्तित करता है, ये हम लोग देखने वाले हैं, नियम देखने वाले हैं। जब हम लोग ये समझ जाएंगे कि प्रकाश की किरण किन नियमों को फॉलो करते हुए परावर्तित होती है, तो इसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग प्रतिबिंब भी बनाएंगे आगे चलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नियम कहा गया है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण आती है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, दर्पण का ये मुख्य अक्ष है जो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। ध्यान रखिए जब भी कभी आप इस तरीके से दर्पण से रिलेटेड कोई डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो दर्पण आप बनाएं वो चांदा की सहायता से बनाएं ताकि सही से वो घूमा हो। इसके अलावा जो ध्रुव है वो ठीक बीच में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और अगली बात कि P से F की दूरी और F से C की दूरी बराबर रखनी है। जैसे कि आप ये 3 सेंटीमीटर रख लें तो ये भी 3 सेंटीमीटर रखें, मतलब दूरी बराबर बराबर आपको रखनी है। अगर आपने इसमें गलती करी तो फिर आपका आगे चल के डायग्राम सही नहीं बन पाएगा। ओके, तो चलिए रूल्स हम लोग पढ़ते हैं। कहा गया है कि अगर कोई आपतित किरण, प्रकाश की किरण आकर दर्पण पर टकराती है और मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष है और उसके समांतर आ रही, पैरेलल आ रही, समांतर जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी बराबर रहती है हमेशा, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, ठीक है। देखिए इधर से ये आई और फोकस से गुजर गई, बीच में उन्होंने डॉट 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 करके ये अभिलंब डाला है और दिखाया है कि देखो एंगल आई और एंगल आर बराबर है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है। उसको आपको बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजर रही है। दूसरा नियम, अवतल दर्पण के फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, यानी फोकस से होकर आने वाली कोई भी आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फोकस से होकर आने वाली किरण समांतर हो जाएगी। अब आप दोनों को रिलेट करिए, अगर मुख्य अक्ष के पैरेलल आई थी, समांतर आई थी, तो फोकस से गुजरी, और फोकस से आई है तो फिर इस तरीके से पैरेलल हो गई है, समांतर हो गई है। तो आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। नेक्स्ट अगला रूल है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण आ रही है तो कहा गया है परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो ये वक्रता केंद्र से जब कोई किरण आती है तो ये अभिलंब की दिशा से आती है, अभिलंब के साथ इसका कोण 0 बनता है और तो उतने ही कोण से वापस लौट जाएगी। तो C से आने वाली किरण C की ही रास्ते वापस लौट जाती है, ठीक है। चौथा रूल कहा गया है अवतल दर्पण के किसी बिंदु P पर गिरने वाली किरण जितने कोण के साथ गिर रही है उतने ही कोण के साथ परावर्तित हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष मान लीजिए यहाँ बना हुआ है, तो मुख्य अक्ष के साथ अगर मान लीजिए 30 डिग्री पर आपतित किरण आके टकराई तो मुख्य अक्ष के साथ 30 डिग्री ही बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी नीचे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से
अवतल दर्पण जब प्रकाश की किरण गिरती है तो वो उसको परावर्तित कर देता है इन नियमों को फॉलो करते हुए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके बच्चों, अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु को उसके सामने रखा जाता है। यहाँ आप 6 केसेस देख पा रहे होंगे जब अवतल दर्पण के सामने अलग अलग दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, किस तरह का बनेगा, ये हमको देखना है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं अवतल दर्पण का एक ध्रुव होता है, एक फोकस होता है, एक वक्रता केंद्र होता है। उन बिंदुओं के बीच में या उन बिंदुओं पर हम वस्तुओं को एक एक करके रखेंगे और तब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 केसेस हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ से शुरू करें तो कहा गया है ध्रुव और फोकस के बीच में ये देखिए वस्तु रखी गई, इसका नाम ए बी लिख दिया गया है। नाम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें। तो ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं पर भी वस्तु को जब रखेंगे तो आप देखिए इस वस्तु से बहुत सारी किरणें जाएंगी और इस दर्पण से टकराएंगी, अवतल दर्पण से टकराएंगी, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही किरणों को ले रहे हैं। यहाँ एक प्रकाश की किरण ध्रुव पर टकरा रही है एक कोण आई बनाते हुए और उतने ही कोण के साथ ये नीचे वापस परावर्तित हो जा रही है। तो यहाँ पर एंगल आई बराबर एंगल आर जो नियम है उसको फॉलो करते हुए ये आपतित किरण गई और टकरा कर ये परावर्तित हो गई जो कि नीचे की तरफ जा रही है। यहीं दूसरी किरण वक्रता केंद्र की सीध से जा रही है और वक्रता केंद्र की सीध से जब प्रकाश की किरण जाकर दर्पण पर टकराएगी तो उसी रास्ते से वापस लौट आएगी और ये देखिए इस रास्ते से वापस लौट आई है। अब यहाँ पर आपको 2 परावर्तित किरणें दिखेंगी, एक नीचे की तरफ जाती हुई और एक ही इस तरफ जाती हुई। दोनों ही इस तरफ दूर होती जा रही हैं और क्योंकि ये दूर होती जा रही हैं तो इधर इनके मिलने का कोई चांस नहीं है और जब तक परावर्तित किरणें आपस में मिलेंगी नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो इधर तो ये दूर दूर होती जा रही है, मिलेंगी नहीं। पीछे हम इन परावर्तित किरणों को डॉट 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 करके खींचें, ठीक है, यहाँ पर भी पीछे डॉट 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 करके खींचें तो जहाँ पर ये दोनों परावर्तित किरणें डॉट 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 करके ड्रॉबैक करने पर जब मिलेंगी तो जहाँ ये आपस में मिलेंगी वहाँ पर एक आभासी प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होगा। देखिए यहाँ पर प्रकाश की जो परावर्तित किरणें हैं परावर्तन के बाद जो आ रही हैं वो काटती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि ये वास्तविकता में काट नहीं रही हैं पर पीछे से यहाँ शायद काटती हुई आएंगी ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ओके, यहाँ पर एक आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये पहला केस है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है, आभासी और सीधा बना है और दर्पण के पीछे बना है। दूसरा केस, जब हमने वस्तु को फोकस पर ही रख दिया तो जब फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो ये फोकस से जाने वाली एक आपतित किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर गई है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ये देखिए ये किरण जिसका नाम AD लिखा गया है वो मुख्य अक्ष के समांतर है और ये परावर्तन के बाद फोकस से गुजरी। वहीं दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की सीध से जा रही है, इस सीध से जा रही है, वो इधर ही वापस लौट आएगी। अब यहाँ आप देखेंगे कि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हैं और समांतर रेखाएं तो एक दूसरे से मिलती ही नहीं हैं, तो फिर ये इस तरफ अनंत दूरी पर कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी और इन्फिनिटी पर ही आपको एक इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनेगा जो कि बहुत बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें, इधर से थोड़ा समझना आसान होता है इसलिए मैं इस तरफ से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे अब हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण गई और परावर्तन के बाद फोकस से होकर वापस आ गई। वहीं दूसरी किरण फिर से वक्रता केंद्र की सीध से जा रही है और वहीं से वापस लौट आ रही है उसी दिशा से। अब ये यहाँ पर देखिए एक दूसरे से काट गई हैं और यहीं पर जहाँ पर ये काट गई हैं दोनों परावर्तित किरणें वहीं पर एक प्रतिबिंब बन गया। देखिए पर यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है, वास्तविकता में परावर्तित किरणें जब काटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। और बड़ा है या छोटा है वो तो आपको देख के पता चल ही रहा होगा। ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो ये बड़ा है, वस्तु के आकार से बड़ा, वास्तविक एवं उल्टा। और कहाँ बन रहा है? सी से आगे बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी से आगे बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए वस्तु को सी पर रख दिया है। सी पर जब वस्तु रखी है तो फोकस से जाने वाली आपतित किरण समांतर हो जाएगी और समांतर जाने वाली आपतित किरण फोकस से होकर
गुजर जाएगी। तो ये जो पैरेलल गई है वो फोकस से गुजरी और जो फोकस से गई है वो पैरेलल हो गई। तो यहीं पर ये दोनों किरणें काट गई हैं और देखिए जस्ट सी पर ही नीचे ही प्रतिबिंब बन गया है जो कि वस्तु के आकार के बराबर है, वास्तविक और उल्टा है। सी पर वस्तु को रखा तो सी पर ही प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अगला केस अगर हम देखें, वस्तु को हम सी से भी आगे रख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर वस्तु से जाने वाली प्रकाश की एक आपतित किरण समांतर गई है मुख्य अक्ष के, तो फोकस से होकर वापस आ जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, और वहीं सी से गई है तो सी के ही रास्ते से लौट आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाली परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण एक दूसरे से काट गई है और यहीं पर एक प्रतिबिंब बन गया है जो कि उल्टा है लेकिन वस्तु के आकार से छोटा है, आप देख पा रहे होंगे, और सी तथा एफ के बीच में है। ठीक है, तो ये आपको क्या देखना है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, सीधा या उल्टा बना है और कितना बड़ा बना है। ठीक है, ये चीज़ें देखनी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वस्तु अगर मुख्य अक्ष पर ना रखी हो, अगर बहुत दूर कहीं अनंत दूरी पर रखी हो, तो उससे जो प्रकाश की किरणें आती हैं लगभग आप देखेंगे वो समांतर होंगी, और समांतर किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेंगी और फोकस पर एक अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखेगा, जो कि इतना छोटा होगा कि आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, पॉइंट साइज्ड होगा। ठीक है, और वास्तविक होगा और उल्टा होगा, क्योंकि वास्तविकता में किरणें काट रही हैं तो वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने अवतल दर्पण के ध्रुव से हम थोड़ा सा दूर की तरफ चले हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा तो जो प्रतिबिंब बना आभासी तथा सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा और दर्पण के पीछे बना। इसके अलावा बाकी सभी केसेस में एफ पर रखा, चाहे एफ और सी के बीच में रखा, चाहे सी पर रखा, चाहे सी से आगे रखा वस्तु को, चाहे अनंत दूरी पर रखा, हर केस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, पहला केस ये आभासी वाला हो गया जहाँ पीछे प्रतिबिंब बना है, यहाँ पर वास्तविक और उल्टा और अत्यंत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा जो कि यहाँ बोर्ड पर बना भी नहीं है, अनंत दूरी पर बनेगा। यहाँ अगर आप देखेंगे सी और एफ के बीच में वस्तु रखी है तो वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है और सी से आगे बना है। यहाँ वास्तविक और उल्टा और सी पर ही प्रतिबिंब बना है, सी पर जब वस्तु रखी तो सी पर ही प्रतिबिंब बना है और वस्तु के आकार का बना हुआ है। यहाँ अगर आप देखेंगे सी से आगे वस्तु को रखने पर तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में वास्तविक और उल्टा और छोटा बना है, और अनंत दूरी पर जब कोई वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब अत्यंत छोटा वास्तविक और उल्टा बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा, एफ पर बनेगा। ठीक है, तो ये केसेस है, रे डायग्राम्स आपको आने चाहिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, अगर आपके पास कोई और किताब है तो उससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक ही बात है। और आपको जो नियम बताए गए हैं उसमें 4 नियम बताए गए हैं, उन चारों नियम में से आप कोई भी यूज करके प्रकाश की किरण डाल सकते हैं और उसका परावर्तन होगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो प्रकाश की किरण डाली गई वही आप भी डालिए, जो आपको अगर कोई और आसान लगता है केस बनाना तरीका तो वो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ गौर करें तो एक चीज़ देखिए, वस्तु जब दर्पण से दूर जा रही है, पहला केस तो आभासी वाला हो गया, आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब स्क्रीन पर आता नहीं है, पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। अन्य सभी केसेस में आप देखिए वस्तु जैसे जैसे दूर जा रही है तो प्रतिबिंब पास आएगा, वस्तु जैसे एफ पर गई तो प्रतिबिंब अनंत दूरी पर है। ठीक है, अब एफ से आगे बढ़ी तो यहाँ पर आ गया, फिर सी पर गई तो प्रतिबिंब भी सी पर आ गया, फिर वस्तु सी से आगे गई तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में आ गया, और वस्तु सी से भी आगे गई तो प्रतिबिंब और एफ पर पहुंच गया। तो वस्तु जब दर्पण से दूर जा रही है तो प्रतिबिंब पास आ रहा है और छोटा होता जा रहा है। ये आप गौर करें। ये बात आपको समझ आई या नहीं, इसको कमेंट में बताइए आप कि हाँ ये समझ में आ गया। अब देखिए आगे का आगे, अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं, खासतौर पे कार, ट्रक, बसेस वगैरह, वो अपने सामने सही से दिखाई दे इसलिए उनकी जो हेडलाइट होती हैं जिनसे सामने दिखाई देता है, उसमें क्या होता है, आगे इस तरीके का रिफ्लेक्टर लगा होता है और यहाँ लाइट होती है, तो वो रोशनी सामने जाती भी है, इसके अलावा बाकी टकरा कर भी वापस जाया करती है। ठीक है, तो इसी तरीके की हेडलाइट उनकी रहती है। आगे कहा गया है, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को देखने के लिए, उनका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास जैसे स्टिक जैसी होती है, उसमें कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण उसमें लगा होता है और वो जब आपके माउथ में रखते हैं तो आपके दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जो पहला केस आपने देखा कि जब वस्तु ध्रुव और
फोकस के बीच में होगी तो फिर प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा और उनको दिखाई देता है कि आपके दांत में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। आगे कहा गया इन्हें प्रायः चेहरा देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में भी उपयोग किया जाता है। सेविंग दर्पण के रूप में जब इनको उपयोग करेंगे तो ये चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब और क्लैरिटी के साथ बनाएंगे तो देख पाएंगे कहाँ पर क्या हुआ है। नेक्स्ट कहा गया है सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग होता है। सौर ऊर्जा की जो भट्टी होती है उसमें ऐसे अवतल दर्पण लगा देते हैं। सूरज की किरणें जब इस पर पड़ेंगी तो ये उनको एकत्रित कर देगा, कलेक्ट कर देगा, और हीट जब एक जगह कलेक्ट हो जाएगी तो वहीं पर जो भी चीज़ आपको पकानी है वो पक जाएगी। ठीक है, एक और चीज़ आप देखिए, ये जो आपका अवतल दर्पण है ये कन्वर्जिंग मिरर का भी काम करता है। कन्वर्जिंग मिरर इंग्लिश में। अब ये देखिए क्या करता है कि प्रकाश की बहुत सारी किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं इनको ये एक जगह पर कलेक्ट करता है, एकत्रित कर देता है, इकट्ठा कर देता है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को ये एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। और क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर या कलेक्टिंग मिरर या अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे उत्तल दर्पण के बारे में बताया गया है कि उत्तल दर्पण किस प्रकार से प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। सबसे पहला नियम है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आई तो ये ऐसे इस फोकस की सीध से दूर हो जाएगी, ऐसे आई है, फोकस की सीध से दूर हो जाएगी। स्केल रख के बनाइएगा। ठीक है, ये डॉट 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 करके उन्होंने आई और आर दिखाना चाहा जो कि आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो फोकस की सीध से परावर्तित होगी। ठीक है, अगला उन्होंने कहा है कि अगर फोकस की तरफ आ रही हुई तो ये देखिए एरो, ये एरो देखिए, फोकस की तरफ आ रही हुई तो ऐसे चली जाएगी। यहाँ देखिए समांतर आ रही थी तो फोकस की तरफ से चली गई। अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस की तरफ से चली जाएगी और फोकस की तरफ आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नियम, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण उसी रास्ते पर वापस लौट आएगी। ये देखिए सी की तरफ जा रही थी तो सी की तरफ से ऐसे ही लौट आएगी। ठीक है, ये अवतल दर्पण में भी था। उत्तल दर्पण के बिंदु पी पर गिरने वाली कोई भी प्रकाश की किरण ये कुछ कोण से गिरी है तो उतने ही कोण से वापस परावर्तित हो जाएगी। एंगल आई बराबर एंगल आर के अनुसार, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के अनुसार। ओके, अब इन नियमों की मदद से हम देखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यहाँ पर आपको अवतल दर्पण की तरह 6 केस नहीं मिलेंगे, यहाँ 2 ही केस मिलेंगे। क्या है, एक तो ये अवतल दर्पण से बहुत दूर इन्फिनिटी पर वस्तु रखी हुई है और ये मुख्य अक्ष पर कहीं पर वस्तु रखी है, क्योंकि इसके सारे जो मुख्य बिंदु हैं, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र, ये सब पीछे छिप गए हैं। क्योंकि ये सब पीछे छिप गए हैं तो फिर पीछे तो वस्तु को रखोगे नहीं, तो पॉलिश्ड साइड है, रिफ्लेक्शन वाली साइड यही है, परावर्तन वाला तल इधर ही है। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष पर कहीं पर आप वस्तु को रख लो, एक ही बात है। तो मुख्य अक्ष पर रखी हुई वस्तु है ये, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण गई तो फोकस से परावर्तित हो जाएगी और ये सी की तरफ जा रही है तो इसी रास्ते पर वापस लाएगी। अब देखो ये इधर जा रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका रास्ता इधर है, इसका रास्ता इधर है, तो ये दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं, तो इधर कभी प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो पीछे की तरफ जब हम इनको खींचेंगे, डॉट 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 करके इसको भी बनाओ, डॉट 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 करके इसको भी बनाओ, तो ये यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ पर एक डॉट 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 करके आभासी प्रतिबिंब आप बनाएंगे जो कि आप देख रहे हो वस्तु के आकार से छोटा है। तो उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर जब भी कोई वस्तु रखी होगी तो उसका एक आभासी तथा सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा जहां पर ये प्रकाश की किरणें काट रही होंगी। ठीक है, काटती हुई प्रतीत हो रही होंगी इनफैक्ट। और ये ऑब्जेक्ट देखिए आप, ये अनंत दूरी पर रखा हुआ है और अनंत दूरी पर जब कोई वस्तु रखी होती है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस की सीध से परावर्तित हो जाती हैं। ये परावर्तित हो रही हैं। अब ये नीचे की तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये तो इधर मिलेंगी नहीं, तो इधर तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो इनको हम पीछे डॉट 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 करके मिलाएंगे तो जहाँ पर ये मिलेंगी वहीं पर एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ फोकस पर एक आभासी सीधा तथा अत्यंत छोटा पॉइंट साइज जो है प्रतिबिंब या इमेज बनेगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पणों के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग खास तौर पर आप देखेंगे कि जो ड्राइवर होता है, कार का ड्राइवर या बस का या ट्रक का ड्राइवर, ड्राइवर के पास में जो शीशा लगा होता है, शीशा बोलते हैं मतलब हम लोग, दर्पण लगा होता है,
उस दर्पण जिसमें पीछे की भीड़ दिखाई देती है उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, अपने पीछे यानी कि सामने की ओर, मतलब ड्राइवर के लिए वो पीछे हो जाएगा, दर्पण के लिए वो सामने ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम ऐसे कार ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे पास ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। तो हमारे पीछे जो भीड़ होगी यानी कि दर्पण के जो सामने भीड़ होगी वो सारी भीड़ उस दर्पण में छोटी छोटी दिखाई दे जाएगी हमको। क्यों? क्योंकि वो वस्तुओं का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जो कि आपने पीछे यहाँ देखा। इस केस में देखिए सब लोग, हर वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब ये बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दर्पण के सामने जो भी भीड़ होगी उसका छोटा छोटा प्रतिबिंब वो है उसी दर्पण में दिख जाएगा, और एक बहुत विस्तृत एरिया, बहुत विस्तृत क्षेत्रफल हमारे पीछे जो होगा वो उस दर्पण में दिख जाएगा, और हम जान पाएंगे कि भीड़ कितनी है। कोई एम्बुलेंस तो नहीं आ रही है, कोई ऐसी गाड़ी तो नहीं आ रही जिसको हमें रास्ता देना है, तो हम उसको रास्ता दे देंगे, साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ड्राइवर को चलने में सहायता होती है, ड्राइव करने में सहायता होती है, इसलिए पीछे का दृश्य देखने के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पश्च दृश्य दर्पण के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है, और दुकानों में भी इसका यूज किया जाता है। एक कोने में लगा देते हैं तो पूरी दुकान की सारी चीज़ें उसमें दिखती रहती हैं। ठीक है, कहा गया है ये दर्पण आप देखिए ध्यान से, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आ रही थी उनको बिखेर देता, दूर दूर कर देता है। ऐसे आई फोकस की तरफ से बिखेर दिया, ऐसे आई फोकस तरफ से बिखेर दिया, ये ऐसे आई फोकस की सीध से बिखेर दिया, इसको बिखेर दिया, ये सबको दूर दूर बिखेरता है। तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं या अपसारी दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है। ओके, अब गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण के सामने जब हम वस्तुओं को रखते हैं, जब प्रतिबिंब बनता है, तो हमें किन किन बातों का और किन किन नियमों को ध्यान में रखना है ताकि हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, उनको अच्छे से मेज़र कर पाएँ और उनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। बच्चों, हम आपको बता दें कि इस क्लास में थ्योरी का पोर्शन पूरा हम कवर कर दे रहे हैं, सारा चैप्टर अच्छे से आपको समझा दे रहे हैं, पर एक ही क्लास में न्यूमेरिकल्स और थ्योरी सारा कुछ नहीं हो सकता, फिर वो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको बोरिंग लगेगा। तो हम न्यूमेरिकल्स की क्लास एक अलग से बनाएंगे, वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी, इसी सीरीज़ में ही हम एंड में उसको प्रोवाइड कर देंगे। न्यूमेरिकल्स आपको लाइट चैप्टर, जो प्रकाश चैप्टर अभी चल रहा है, उसकी मिलेगी एक क्लास, और एक मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की। दो न्यूमेरिकल्स क्लास मिलेंगी इन चैप्टर्स की जो 13 क्लासेस हैं इनके अलावा। सभी बच्चे पानी वगैरह पी लें, तब तक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का। और आई होप आप सभी बच्चों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, सभी के काम की होगी ये सीरीज़। इसमें सारा कंटेंट, सारा कोर्स आपको फ्री में कम्प्लीटली पढ़ाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक बच्चे जो थोड़ा सा रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जिन तक उतनी रीच नहीं है क्लासेस की, तो उन तक भी ये क्लासेस अच्छे से पहुँच पाएँ। तो आप सभी लोग इन क्लासेस को अच्छे से देखने के बाद अपने उन क्लासमेट्स और दोस्तों को भी शेयर कर दें जिनको इसके बारे में नहीं पता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, तो सभी लोग इसको इससे बेनिफिट ले पाएंगे। और सभी बच्चे क्लास को देखने के बाद क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो आप कमेंट करके बता दीजिए। मेरे लिए कमेंट में आंसर कर पाना संभव होगा तो मैं ज़रूर कर दूंगा उसको। और अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप लाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए। ठीक है, तो लाइक और कमेंट करेंगे तो उससे थोड़ा सा इंगेजिंग रहेगी क्लास, और पता चलता रहेगा टीचर को या कि हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके, ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा गया है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी गोलीय दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखी होगी तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा कि जो मेजरमेंट्स हैं, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये सब कैसे नापनी है, किन नियमों के तहत नापनी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा, दर्पण के लेफ्ट साइड रखना है। ऐसा नहीं करेंगे कि दर्पण को घुमा लिया और उधर साइड वस्तु को रख लिया। रखने को रख सकते हैं, पर फिर आप सारे नियम आपके लिए उल्टे हो जाएंगे, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उस तरह से मेजर करनी पड़ेंगी। तो ऐसा कुछ मत करिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, बिंब हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड आप रखिए, वस्तु को लेफ्ट साइड रखिए, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखिए। ऑब्जेक्ट जिसको मैं बोल रहा हूँ वो वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी।
अगर आप इधर कोई दूरी नाप रहे हैं या इधर कोई दूरी नाप रहे हैं, आप हमेशा P से नापेंगे। जैसे आपके घर से स्कूल कितनी दूर है, तो आप घर से स्कूल के बीच में फीता लगा के नाप सकते हो, या स्कूल से घर तक भी फीता लगा के नाप सकते हो, ठीक है, सेम दूरी आएगी। पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि वस्तु आपकी इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, प्रतिबिंब आपका आगे बढ़ सकता है, पीछे बढ़ सकता है, पर ध्रुव कहीं नहीं जाएगा, इसलिए दूरी ध्रुव से नापी जाएगी। ध्रुव से लेफ्ट साइड, ध्रुव से राइट साइड, ये ध्यान रखना, हमेशा ध्रुव की तरफ से ही चलना है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा मूल बिंदु यानी कि ऑरिजिन के दाईं और राइट साइड पॉजिटिव एक्स की दिशा में, इधर साइड राइट साइड दूरियां जब नापोगे तो पॉजिटिव होंगी, लेफ्ट साइड नापोगे तो नेगेटिव होंगी। बस ऐसे ध्यान रखो, इस तरफ जाओगे राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाओगे दूरी नापने तो नेगेटिव, ठीक है। जैसे वस्तु इधर रखी है और ध्रुव से वस्तु तक जाना है तो वस्तु की दूरी नेगेटिव हो जाएगी। अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इधर ही आके नापोगे ना, और अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो इधर जाके नापोगे तो प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव हो जाएगी, सिंपल। और उन्होंने कहा कि मुख्य अक्ष के लंबवत अगर आप ऊपर की तरफ नापोगे, ऊपर की ओर, जैसे वस्तु ऊपर रखी है तो ऊपर की ओर कोई भी दूरी है तो वो धनात्मक, नीचे की तरफ है दूरी तो ऋणात्मक। जैसे कि वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे, तो वस्तु की ऊंचाई धनात्मक हो जाएगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो फिर उसकी ऊंचाई भी धनात्मक हो जाएगी, सिंपल। जैसे एक केस में आपने देखा था, अवतल दर्पण के पहले केस में बना था, और उत्तल दर्पण के दोनों ही केस में ऊपर बनता है, ठीक है। ये कुछ बातें थी। आगे कहा गया है बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी को u लिखते हैं, जो कि हमेशा ऋणात्मक होगी, वस्तु हमेशा लेफ्ट में ही रहेगी, और ध्रुव से आप उसकी तरफ आओगे तो हमेशा लेफ्ट की तरफ आओगे तो हमेशा नेगेटिव होगा। जबकि प्रतिबिंब आपका नीचे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, ठीक है, मतलब इस साइड भी बन सकता है और राइट साइड भी बन सकता है। राइट साइड बना हुआ तो ध्रुव से जब राइट साइड जाओगे प्रतिबिंब तक तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक हो जाएगी, ठीक है, और इधर साइड बना है लेफ्ट साइड तो ऋणात्मक रहेगी, ठीक है। तो वस्तु की दूरी को हम u कहते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को हम v कहते हैं। तो वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक रहेगी क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट में ही रखी जाएगी। प्रतिबिंब आपका जहां बनना है उस अकॉर्डिंग आप नाप लेंगे। राइट साइड में प्रतिबिंब बनना है ध्रुव के राइट साइड में तो v की दूरी धनात्मक होगी, लेफ्ट साइड में बनना है तो v की दूरी ऋणात्मक होगी, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए कैसे, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, ये फोकस है। अब बताइए इसकी फोकस दूरी नापनी है तो आप इधर आओगे, इस साइड आओगे, इसकी फोकस दूरी नापनी है तो राइट साइड जाओगे। तो बताओ किसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, किसकी निगेटिव होगी? तो इसकी जो निगेटिव होगी क्योंकि आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हो, और इसकी जो फोकस दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी क्योंकि आप राइट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो बात समझ गए होगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं। पहला है दर्पण सूत्र और फिर है आवर्धन का, दो फॉर्मूले हैं इसमें। दर्पण सूत्र क्या होता है कि फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का एक रिलेशन होता है। तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों के लिए ये काम करेगा, ठीक है। 1/v + 1/u = 1/f। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि वस्तु इतनी दूर रखी है और फोकस दूरी अगर इतनी है तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी कि तीन चीज में से दो चीज दी जाएंगी और आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख देंगे 1/v + 1/u = 1/f। ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है u हमेशा निगेटिव रहता है, ऋणात्मक रहता है। सवाल में निगेटिव लगा के नहीं दे रहा तो भी तुम्हें लगाना है। जबकि फोकस दूरी उत्तल दर्पण जो है उसकी पॉजिटिव रहेगी और अवतल दर्पण की निगेटिव रहेगी, ठीक है। तो दर्पण सूत्र से आप तीनों चीज़ों में से जो एक चीज़ मिसिंग होगी वो निकाल लेंगे दो दी गई चीज़ों से। वहीं आवर्धन, आवर्धन होता है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या छोटा बना है, दुगना है या 1.5 गुना है, ठीक है, या 0.5 टाइम्स है या 3 गुना है, जितना भी है, ठीक है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। नापोगे कैसे आप? ये सूत्र है आवर्धन का। ऊपर लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे लिखते हैं बिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अब वस्तु की तुलना में अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई दुगनी है, ऊपर है 10 नीचे 5, तो आंसर आ जाएगा 2। तो मैग्निफिकेशन 2 है, आवर्धन 2 है, यानी कि प्रतिबिंब दुगना बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ आप एक चीज सोचिए, अगर वस्तु जैसे कि ऊपर रखी जाती है और प्रतिबिंब भी ऊपर ही बनता है तो वस्तु की ऊंचाई भी पॉजिटिव, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे तो आवर्धन धनात्मक होगा। और आवर्धन धनात्मक है इसका मतलब आवासी एवं सीधा प्रतिबिंब है। जबकि अगर वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब नीचे बना है
तब क्या होगा, जो कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनता है, ठीक है। तो वस्तु की ऊंचाई तो धनात्मक हो जाएगी, पर प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो निगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो एक चीज़ निगेटिव एक चीज़ पॉजिटिव, तो आंसर निगेटिव आएगा। तो जब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होगा तो जो आवर्धन है वो ऋणात्मक होगा। और ध्यान से सुन लीजिए, और कुछ चीज़ें ये हैं कि यदि HI और HO दोनों बराबर हैं, यानी कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर बराबर है, तो ऐसे में आवर्धन क्या आएगा, 1 आएगा। अगर वस्तु की ऊंचाई कम है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा है, तो आवर्धन 1 से ज्यादा आएगा, M 1 से बड़ा होगा। और अगर वस्तु HI कम है और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई ज्यादा है, यानी कि ऑब्जेक्ट ज्यादा ऊंचा है और प्रतिबिंब छोटा है, तो M की वैल्यू 1 से कम आएगी, ठीक है। समतल दर्पण के बारे में लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर आकार का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो क्योंकि आभासी और सीधा बना रहा है तो आवर्धन कैसा हो जाएगा, धनात्मक। आपको बताया गया आभासी और सीधा प्रतिबिंब है तो आवर्धन धनात्मक, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है तो आवर्धन ऋणात्मक, ठीक है। और आकार बराबर रहता है, समतल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब है उसका आकार बराबर रहता है, तो वहां आवर्धन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आकार बराबर है। और धनात्मक क्यों हो जाएगा, क्योंकि सीधा है, तो M क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। M अगर पॉजिटिव है, ठीक है, और देखो क्या कहा गया, M अगर पॉजिटिव है यानी कि आवर्धन अगर धनात्मक है, इसका मतलब सीधी प्रतिबिंब बनी है, और सीधा प्रतिबिंब अगर बना है तो जनरली वो उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण ही बनाता है। अवतल दर्पण भी एक केस में बनाता है बट बाकी हमेशा उल्टा बनाता है। तो मैग्निफिकेशन अगर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब उत्तल दर्पण है, ठीक है। और उसके केस में जो है आवर्धन 1 से कम भी होता है, क्योंकि वहाँ प्रतिबिंब छोटा बनता है। छोटा प्रतिबिंब है तो M की वैल्यू 1 से कम, बड़ा प्रतिबिंब है M की वैल्यू 1 से ज़्यादा। तो उत्तल दर्पण के केस में जो आवर्धन है हमेशा धनात्मक आता है, 2 ही केस हैं, सीधा प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है, तो M की वैल्यू 1 से कम। जबकि अवतल दर्पण के लिए आवर्धन अगर धनात्मक होता है, एक केस में होता है जब वस्तु P और F के बीच में रखी जाती है तो सीधा प्रतिबिंब बनता है और बड़ा बनता है, तो वहाँ पर M की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी। जबकि अन्य सभी केसेस में अवतल दर्पण में आवर्धन ऋणात्मक रहता है, ठीक है। बाकी के 5 केसेस में आप पीछे जाकर केसेस को वापस देख सकते हैं और प्रतिबिंब के आवर्धन से रिलेट कर सकते हैं। अगर प्रतिबिंब बड़ा है तो आवर्धन 1 से ज़्यादा, प्रतिबिंब छोटा है तो आवर्धन 1 से कम। प्रतिबिंब अगर वास्तविक और उल्टा है तो आवर्धन ऋणात्मक आएगा, प्रतिबिंब अगर सीधा है, आभासी और सीधा है, तो आवर्धन धनात्मक आएगा। ओके, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, एक एक करके आराम आराम से समझिए। यहाँ पर आपका जो परावर्तन तक की जो चीज़ें थी वो बता दी गई हैं। आप यहाँ तक अगर काफ़ी लगता है आपको काफ़ी सारी चीज़ें हो गई है तो वापस से आप ध्यान से इसको वापस से रिवाइज देख लीजिए, रुक जाइए, उसके बाद जब ये प्रिपेयर हो जाए उसके बाद आप आगे बढ़िए। कोई जल्दी नहीं है, आपको 13 ही चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, तो आराम आराम से करें। प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? देखिए, प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम में चलते चलते किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका रास्ता बदल जाता है, वो मुड़ जाती है और उसकी चाल भी बदल जाती है, और इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश वायु से होता हुआ कांच में प्रवेश करे, या वायु से होता हुआ जल में प्रवेश करे, या जल से होता हुआ कांच में प्रवेश करे, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाएगा तो उसकी दिशा बदल जाएगी और उसकी चाल भी बदल जाएगी, और इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे लिखा गया है प्रकाश अपवर्तन के कुछ उदाहरण, यानी अपवर्तन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं। कहा गया प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। यानी कि जो स्विमिंग पूल की तली होती है वो वास्तविकता में गहरी होती है, गहराई में होती है, पर ऊपर से हमें वो उठी हुई दिखती है, उतनी गहरी नहीं दिखाई देती है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला कहा गया है पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंदर पृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। यानी कि पेंसिल को आधा हम पानी में डुबो दें और आधा वायु में रहे तो जहाँ से वो डूबी होगी वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है, आगे कहा है कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। कांच के गिलास में अगर पानी है और उस पानी में आप कोई भी चीज़ डाल दो, नींबू या गेंद, तो वो बाहर से बड़ी दिखाई देती है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब प्रकाश के अपवर्तन के दौरान प्रकाश की किरण कैसे मुड़ती है वो हम देखते हैं। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, एक है सघन माध्यम और एक है विरल माध्यम। तो सघन माध्यम क्या होता है? जिसमें जो माध्यम के कण हैं बहुत पास पास होते हैं, घने घने होते हैं, और उससे प्रकाश की किरण को गुजरने में मुश्किल होती है, धीरे धीरे गुजर पाती है।
वहीं विरल माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं और प्रकाश की किरण आसानी से गुजर जाती है और इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरेगी, ये हम यहाँ पर एक इंटरफेस ले लेते हैं। ऊपर हमारे पास एक मीडियम है एयर और नीचे हमने ले लिया मान लीजिए वाटर, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो गया, विरल माध्यम, और जल कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम, ठीक है। विरल माध्यम और सघन माध्यम। अब मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे टकराई, तो प्रकाश की किरण जो आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जहाँ टकराई वो आपतन बिंदु है। यहाँ पर हम आपतन बिंदु पर एक अविलंब बनाएंगे, ठीक है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक। अब प्रकाश की किरण जैसे जा रही थी उस दिशा में ना जाकर मुड़ जाएगी, किधर, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। इसके जाने की दिशा ये थी, पर ऐसे ना जाकर ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, ठीक है। वही अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि एक तरफ हम ऊपर ले लें ग्लास और यहाँ ले लें वाटर, तो ये हो जाएगा हमारा सघन माध्यम और ये हो जाएगा विरल माध्यम, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आकर टकराई, ठीक है, तो यहाँ जिस जगह टकराई है वो आपतन बिंदु हो जाएगा और यहाँ पर हम एक अविलंब बनाएंगे, क्या कहते हैं जिसको, नॉर्मल कहते हैं। अब ये इस दिशा में जाना चाहिए था इस प्रकाश की किरण को, लेकिन ये अपनी दिशा में ना जाकर दूर मुड़ जाएगी, यानी कि अविलंब की तरफ ना मुड़ के अविलंब से दूर मुड़ जाएगी। तो दोनों में देखिए बेंडिंग हो रही है, एक में नॉर्मल की तरफ और एक में नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से दूर, अविलंब से दूर। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलेगी तो नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ेगी, ठीक है। तो ये बेंडिंग होगी, ये इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें जानना आपके लिए, देख लें ध्यान से और इनको ध्यान रखेंगे, इसी अकॉर्डिंग आगे चल के लाइट रेज की बेंडिंग होगी। आगे है कांच की आयताकार स्लैब से अपवर्तन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको एक कांच की स्लैब दिख रही होगी, सामने से ये आयताकार है, ठीक है। इस पर ये प्रकाश की किरण आके टकरा रही है, इसको कहेंगे आपतित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण जहाँ टकराई है वो आपतन बिंदु है और वहाँ हमने अविलंब बना दिया है। आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण है, ठीक है। और इसके जाने का ये रास्ता है, पर ये अपवर्तन के बाद इधर नहीं जाएगी, करीब आ जाएगी, अविलंब के करीब आ जाएगी, मुड़ जाएगी, जैसा कि पीछे आपको बताया गया। वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो ये आपतित किरण ऐसे ना जाकर नॉर्मल के करीब आ जाएगी, अविलंब के करीब आ जाएगी, और फिर ये वापस जब यहाँ टकराएगी तो दोबारा से यहाँ पर क्या होगा, अब ये कांच से बाहर वायु में जा रही है, तो अब इसके जाने का ये जो रास्ता था, तो अब इसके जाने का ये जो रास्ता था तो ये अपने इस वास्तविक रास्ते पर ना जाकर अविलंब की तरफ भी नहीं मुड़ेगी, अविलंब से दूर मुड़ेगी। ये रास्ता था, इधर जाएगी नहीं, उधर जाएगी, और इस तरह मुड़ेगी कि ये आपतित किरण के समांतर हो जाएगी। तो ये आपतित किरण हुई, ये अपवर्तित किरण हुई जो कि अपवर्तन के बाद, और ये जो बाहर निकली इसको निर्गत किरण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण। और आप देखेंगे कि जो निर्गत किरण है और जो आपतित किरण है ये एक दूसरे के समांतर हैं, और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है ये पार्श्व विस्थापन या पार्श्विक विस्थापन है, जिसे डी से दर्शाया जाता है, ओके। अब ये कांच आपकी जितनी गाढ़ी होगी, जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा इस कांच का, उतना ही ज़्यादा आपका ये पार्श्व विस्थापन आएगा। इसके अलावा अगर ये कांच की स्लैब की मोटाई बढ़ाओगे तो ये पार्श्व विस्थापन ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा एंगल चेंज करने पर भी पार्श्व विस्थापन ये बदल जाता है। बाकी प्रकाश की कौन सी किरण यूज कर रहे हो उसके तरंग दैर्घ्य से भी निर्भर होता है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स नीचे लिखे हुए हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण आपने देखा कि आयताकार स्लैब से जब प्रकाश की किरण टकराती है तो किस तरीके से वो अपवर्तित होकर बाहर निकलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम दिए गए हैं, इनको समझ करिए। हम आगे लेंसेज वगैरह पढ़ेंगे और उनसे हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सबसे पहला नियम कहा गया है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि जैसे हम एक ये बाउंड्री ले लें, यहाँ एक मीडियम है, मीडियम 1 मान लीजिए, कोई भी मीडियम है, वायु हो गया मान लो, और ये हो गया
मीडियम टू मान लीजिए कांच हो गया, ठीक है। ये प्रकाश की किरण आई तो ये आपतित किरण हो गई, जहाँ टकराई वो आपतन बिंदु हो गया। इस आपतन बिंदु पर हम 90 डिग्री बना रहे हैं सरफेस के साथ, वो लाइन बनाएंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये नॉर्मल बन गया है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं n। अब ये प्रकाश की किरण जिधर भी मुड़े वो डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है। अगर ये विरल होगा, ये सघन होगा, तो ये इस तरह से मुड़ जाएगी, और अगर ये सघन होगा, ये विरल माध्यम होगा, तो फिर ये दूर हो जाएगी, ठीक है, जैसा कि पीछे बताया आपको। तो खैर यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, ये सब एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि ये जो कोण है आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, एंगल आई जो आपतित किरण का n के साथ और एंगल r जो अपवर्तित किरण का नॉर्मल के साथ, ठीक है। तो ये दोनों कोण का जो अनुपात होगा साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो स्थिरांक होगा, कांस्टेंट होगा, और साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। और ये जो स्थिरांक है यही अपवर्तनांक भी कहलाता है। और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वायु की तुलना में कोई भी माध्यम कितना गाढ़ा है, उसका अपवर्तनांक कितना है, उसको हम यहाँ पर म्यू से या n से दर्शाते हैं। और अगर किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक आप लिखना चाहें तो वो यहाँ इस सूत्र से निकाल सकते हैं हम। कहा गया है माध्यमों के युग्म में प्रकाश की चाल का अनुपात, जैसे कि वायु से मान लीजिए कांच में प्रकाश प्रवेश कर रहा है, मैं मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ वायु और यहाँ लिख देता हूँ कांच। अब वायु से कांच में प्रकाश जा रहा है, ठीक है। तो कुछ चाल इस माध्यम में होगी, कुछ कम चाल कांच में होगी, कोई कांच तो सघन माध्यम है ना, उसमें तो प्रकाश धीरे धीरे गुजर पाएगा, ठीक है। तो ऊपर हम लिखेंगे माध्यम 1 जो है प्रकाश की चाल उसमें कितनी है, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी है। यानी कि अगर ये वायु है और ये कांच है और हम जानना चाहेंगे वायु की तुलना में कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है वो ऊपर लिखेंगे और नीचे कांच में प्रकाश की चाल है वो लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो हमें कांच का अपवर्तनांक वायु की तुलना में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? कहा गया यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा और इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। जब हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु की तुलना में नापते हैं तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कि कांच को देखेंगे तो वायु की तुलना में वो बहुत गाढ़ी होगी, पर जल की तुलना में कांच गाढ़ी तो होगी पर उतना नहीं होगी जितना वायु की तुलना में है। तो अंतर है, आप किससे कंपेयर कर रहे हैं वो मैटर करता है। वायु अगर देखा जाए तो वायु से जो प्रकाश की किरण कांच में जाएगी तो बहुत ज़्यादा मुड़ेगी, जबकि जल से अगर कांच में जाएगी तो मुड़ेगी पर उतना ज़्यादा नहीं मुड़ेगी जितना वायु की तुलना में कांच में एंटर करने पर मुड़ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जब वायु की तुलना में नापा जाएगा तो n = c/v, ठीक है। जहाँ पर n है जो अपवर्तनांक है, n भी लिख सकते हैं या म्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो c है वो क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये प्रकाश की चाल है वायु में। और अगर हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक नापना चाहते हैं तो ऊपर लिखेंगे हम कि वायु में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, डिवाइडेड बाई जिस माध्यम का अपवर्तनांक आप जानना चाहते हो उसमें प्रकाश की चाल कितनी है, डिवाइड करके हम उस माध्यम का अपवर्तनांक जान पाएंगे, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42 और ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाशिक सघन माध्यम, प्रकाशिक विरल माध्यम क्या है? ये मैंने आपको बताया कि वह माध्यम जिसमें कण बहुत पास होंगे, जिसमें से प्रकाश की चाल बहुत कम होगी, धीरे से गुजर पाएगा प्रकाश, तो वो सघन माध्यम हो जाएगा और उसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होगा।
वहीं ऐसा माध्यम जिसमें कण दूर दूर होंगे और प्रकाश धीरे धीरे गुजर पाएगा, वह माध्यम विरल माध्यम कहलाएगा और उसका अपवर्तनांक बहुत कम होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर से वो फोटो बना के दिखाई गई हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, वहीं सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है गोलीय लेंस। कहा गया है दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय है उसे लेंस कहते हैं। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, जैसे कांच आपने देखी होगी वही पारदर्शी होती है, लेकिन जनरली कांच आपके घर पर जो टेबल में या जो विंडो में लगी होगी वो फ्लैट होगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या फिर दोनों तल गोल हों उसे हम लेंस कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों तल गोल हैं, यहाँ भी देखिए दोनों तल गोल हैं, तो ये गोलीय लेंस हो गए। दो तरह के लेंस जो आपको इस साल पढ़ने हैं, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस आपके सामने बना हुआ है, इसके दोनों तल उभरे हुए हैं। जब दोनों तल उभरे होते हैं ऐसा लेंस उत्तल लेंस। ठीक है, ऐसा गोलीय लेंस जिसके दोनों तल उभरे हों तो उत्तल लेंस, और ऐसा गोलीय लेंस जिसके दोनों तल दबे हुए हों वो अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को देखेंगे तो ये कोनों पर जो है पतला होगा और बीच में मोटा होगा। ठीक है, जबकि अवतल लेंस कोनों पर मोटा है, बीच में पतला है। ठीक है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, और इसे अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को बिखेरता है। ठीक है, अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता रहे हैं जो कि इन लेंसेज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आगे आपको समझने में काम आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो मिड पॉइंट है, ठीक है, इसको हम कहेंगे ओ, प्रकाशिक केंद्र। लेंस का जो मध्य बिंदु है उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। ठीक है, ये जिस गोले से बना होगा ये वाली सतह, उसका कोई केंद्र भी होगा, उसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे। ऐसे ये वाली सतह का जो केंद्र होगा उसे हम दूसरा वक्रता केंद्र कहेंगे। प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के ठीक बीच का पॉइंट जो होगा वो फोकस कहलाएगा, और ऐसे ही इस तरफ भी एक फोकस होगा इन दोनों के ठीक बीच में। ठीक है, बराबर बराबर दूरी पर होंगे ये। ऐसे इस तरफ इस वाली सतह का जो केंद्र होगा गोल सतह का, उसे हम ये वाला वक्रता केंद्र कहेंगे, और ऐसे इस तरफ जो गोल सतह बननी है उसका जो केंद्र होगा वो इस तरफ वक्रता केंद्र हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं के ठीक बीच में फोकस 1 और इन दोनों बिंदुओं के ठीक बीच में फोकस 2। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र। ऐसे इस तरफ प्रकाशिक केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र, और ये दोनों साइड में क्योंकि यहाँ लाइट आर पार जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एक रेखा बनी हुई है सीधी रेखा, तो एक आभासी रेखा जो वक्रता केंद्र और फोकस और प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी उसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे दोनों ही लेंसेज के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है गोलीय लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यानी गोलीय लेंस किस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। चलिए वो देखते हैं। यहाँ आपके सामने फोटो बनी हुई है। पहले पॉइंट में लिखा गया है, बनाया गया है कि ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। ये प्रकाश की किरण पड़ी जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आई और अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरी। ठीक, वहीं दूसरे पॉइंट में देखिए ये उत्तल लेंस है और यहाँ पर फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण समांतर हो गई अपवर्तन के बाद, और प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश की किरण गुजरी वो सीधी ही गुजर गई, उसका अपवर्तन हुआ ही नहीं। अगर हम अवतल लेंस के लिए देखें तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है वो अपवर्तन के बाद फोकस की सीध से दूर हो गई है मुख्य अक्ष से, और दूसरे नियम के अनुसार जो प्रकाश की किरण फोकस की तरफ आएगी अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम ये कहता है कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण सीधे ही गुजर जाएगी। तो ये नियम आप 3 नियम उत्तल लेंस के और 3 नियम अवतल लेंस के ध्यान रखेंगे। इन्हीं के अनुसार हम प्रतिबिंब बनाएंगे लेंसेज से। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं वो दिखाए गए हैं, और एक ही फोटो में इधर उत्तल लेंस किस तरीके से प्रतिबिंब बनाता है वो, और इधर अवतल लेंस किस तरीके से प्रतिबिंब बनाता है वो है। ठीक है, तो देख लीजिए ध्यान से। हम लोग इस पर चले उससे पहले ये देख लेते हैं। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस और कॉन्केव लेंस यानी कि अवतल लेंस बने हुए हैं। ये देखिए क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को ये एकत्रित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। एक पॉइंट से गुजर रही हैं सारी की सारी, ऐसे इकट्ठी होकर इधर से निकल गई। तो जहाँ पर ये एकत्रित हो रही है, कलेक्ट हुई, मिली, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और ये क्योंकि प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं।
अगर हम इस लेंस को देखें तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दूर दूर हो गई हैं और जिस बिंदु से बिखरती हुई प्रतीत हो रही हैं, इस बिंदु से बिखरती हुई प्रतीत हो रही हैं सारी की सारी, तो ये बिंदु जो हो गया मुख्य फोकस हो गया अवतल लेंस का, और इसको हम फोकस कहेंगे। और यहाँ पर क्योंकि प्रकाश की किरणें दूर दूर बिखर जा रही हैं इसलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बना करता है जब वस्तु उसके सामने रखी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु रखी होगी तो ये प्रकाश की किरण देखिए गई है समांतर और वो फोकस से गुजरी, और प्रकाशिक केंद्र से जो गुजरी वो तो सीधी ही निकल गई। यहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरणें दूर होती जा रही हैं, तो इधर तो ये मिलेंगी नहीं, तो इधर प्रतिबिंब बनेगा नहीं, और प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश की किरणों का मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अपवर्तित किरणों का मिलना बहुत जरूरी है। तो इनको हम पीछे ट्रेस बैक करेंगे, पीछे डॉट डॉट करके मिलाएंगे पीछे, जहाँ पर ये मिलेंगे वहीं पर एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आप देख पा रहे होंगे कि इस वस्तु का एक बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है जो कि सीधा है और मुख्य अक्ष के ऊपर ही बना है। ठीक है, कब? जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई है तब। ठीक है, दूसरा डायग्राम देखिए, जब वस्तु को फोकस पर ही रख दें तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगी और ओ से जाने वाली सीधी चली जाएगी। अब यहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद समांतर हो गई हैं, और क्योंकि ये समांतर है तो इधर कभी भी मिलेंगी नहीं, पर अनंत दूरी पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो जहाँ अनंत दूरी पर ये मिलेंगी वहीं पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जो कि उल्टा होगा और अत्यंत बड़ा होगा, इतना बड़ा कि यहाँ फोटो में बनता हुआ दिखाई भी नहीं दे पाया है, यहाँ नहीं बना सकते, इतनी बड़ी फोटो बनेगी फिर। ठीक है, अब हम वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे। अब एफ और सी के बीच में रखेंगे, सी को 2F भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब वस्तु को रखा है इन दोनों बिंदुओं के बीच में कहीं पर भी, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजरी और ये जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो तो सीधी चली ही जाएगी, और आप देखेंगे कि अपवर्तन के बाद ये दोनों यहाँ मिल रही हैं, और जहाँ ये मिलेंगी वहीं पर एक प्रतिबिंब बनेगा। और आपको दिख रहा होगा साफ साफ इस वस्तु का एक उल्टा प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब आपको दिख रहा है कहाँ? सी के आगे बनता हुआ दिख रहा है दूसरी साइड में। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे कि वस्तु जब 2F पर स्थित हो, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से गुजरेगी और ओ से जाने वाली सीधा ओ से ही निकल जाएगी। ठीक है, और सीधी निकल जाएगी। आप देख रहे हैं कि अपवर्तन के बाद ये अपवर्तित किरण और ये अपवर्तित किरण यहाँ पर मिल गई। कहाँ पर मिल गई? 2F के नीचे ही मिल गई, तो 2F पर ही प्रतिबिंब बन गया है। ठीक है, तो जितना वस्तु का आकार है उतनी ही बड़े यहाँ प्रतिबिंब बना है और वास्तविक और उल्टा बना है। ठीक है, देखते चलिए। अगर हम 2F से आगे बढ़ा दें वस्तु को तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी और ओ से जाने वाली सीधी गुजर जाएगी, और यहाँ आप देख रहे हैं कि इस बिंदु पर दोनों अपवर्तित किरणें मिल गई हैं और यहाँ प्रतिबिंब बन गया है जो कि उल्टा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना है और वस्तु के आकार से छोटा है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, जूम करके भी देख सकते हैं आप वीडियो को। और यहाँ अनंत दूरी पर स्थित किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जो कि समांतर किरणें होंगी फोकस पर मिलेंगी और फोकस पर एक वास्तविक तथा उल्टा और पॉइंट साइज्ड प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ अलग अलग स्थितियों में आपने देखा, पहली स्थिति में जहाँ पर प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु स्थित थी तब तो आभासी और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना, बाकी सभी स्थितियों में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। जब F पर वस्तु थी तो अनंत दूरी पर बना, थोड़ा पीछे खिसकी तो आप देखें कि 2F से या C से आगे बना प्रतिबिंब, 2F पर वस्तु रखी तो 2F पर इस तरफ दूसरी साइड बन गया बराबर आकार का। ठीक है, और जब 2F से आगे बढ़ी तो फिर और इस तरफ करीब आ गया और दूर गई तो और F पर आ गया। तो यहाँ पर जब वस्तु दूर जा रही है तो प्रतिबिंब पास आ रहा है। ठीक है, अब इसको रिलेट करिएगा अवतल दर्पण के केसेस से। ठीक है, वहाँ पर जब वस्तु दूर जा रही थी तो प्रतिबिंब पास आ रहा था, यहाँ पर जब वस्तु दूर जा रही है तो यहाँ भी प्रतिबिंब पास आ रहा है और छोटा होता जा रहा है। ठीक है, ये दो केसेस हैं अवतल लेंस के। एक केस है कि जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और एक है अनंत दूरी पर जब वस्तु रखा हो कहीं पर तो फिर प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो मुख्य अक्ष पर मान लीजिए ये वस्तु कहीं भी आप रख दीजिए, एक ही केस रहेगा सब जगह। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण गई है, वो फोकस की सीध से बिखर जाएगी दूर, और जो ओ से सीधी जा रही है वो सीधी ही चली जाएगी। आप देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो ये तो कभी मिलेंगी नहीं राइट साइड में। तो हम इसको पीछे मिलाएंगे तो देखेंगे कि ये यहाँ पर काट गई, और जहाँ पर ये काट जाएंगे वहीं पर एक आभासी प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है। आभासी प्रतिबिंब को डॉट 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 करके बनाते हैं जो कि वस्तु के आकार से छोटा है। यहाँ अनंत दूरी पर जब कोई वस्तु रखी होगी उससे आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होंगी और वो
अपवर्तन के बाद दूर दूर हो जाएंगी, फोकस की चीज से बिखरेंगी। तो अगर आप इनको देखेंगे तो इधर तो ये कभी मिलेंगी नहीं, डॉट 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 करके पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। यहीं पर एक आभासी और सीधा और अत्यंत छोटा पॉइंट साइज्ड प्रतिबिंब आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। जो आपने दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी होगा। लेंस के लिए आप देख रहे 2 फोटो बनी हुई हैं, ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि राइट साइड आप नापने जाओगे सीधे हाथ की तरफ तो दूरियां धनात्मक होंगी, जो कि पहले भी थी, और लेफ्ट साइड नापने जाओगे तो दूरियां ऋणात्मक होंगी, जो कि पहले भी बताया गया था। ऊपर की तरफ दूरियां पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव। सेम यहाँ पर भी राइट साइड कोई भी दूरी नापने जाओगे प्रकाशिक केंद्र से राइट साइड तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नापने आओगे उल्टी तरफ तो निगेटिव। ऊपर की तरफ कोई चीज़ रखी हुई, जैसे वस्तु ऊपर रखी जाती है तो उसकी ऊंचाई पॉजिटिव, और नीचे की तरफ अगर कुछ भी है, जैसे मान लीजिए कि प्रतिबिंब नीचे बनता है तो उसकी ऊंचाई जो है वो निगेटिव हो जाएगी। उसके बाद 2 सूत्र जैसे दर्पण में थे वैसे यहाँ पर बस थोड़ा अंतर है। वहाँ जो दर्पण सूत्र था वो था 1/v + 1/u = 1/f, और यहाँ जो लेंस सूत्र है वो है 1/v - 1/u = 1/f। ये भी v, u और f के बीच का रिलेशन है। वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f। फोकस दूरी क्या होगी? जो प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी होगी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस का फोकस अगर आप देखें तो पीछे जरा जाके देखिए आप ध्यान से। यहाँ पर अगर आप उत्तल लेंस की फोकस दूरी नापने जाएंगे ये, तो किस तरफ जाएंगे बताइए? ये फोकस दूरी है तो राइट साइड नापेंगे जाके प्रकाशिक केंद्र से। ये प्रकाशिक केंद्र राइट साइड नापोगे तो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। जबकि यहाँ देखेंगे तो ये प्रकाशिक केंद्र है और लेफ्ट आके आपको नापना पड़ेगा। इस दूरी को नापने के लिए आपको किधर आना पड़ेगा? लेफ्ट आना पड़ेगा। तो यहाँ जो फोकस दूरी है वो कैसी होगी? निगेटिव होगी। ठीक है, तो उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव है और अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वो निगेटिव है। इसी प्रकार आपको दर्पण में बताया गया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है वो निगेटिव है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव है। ठीक है, हाँ, ओके। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे। जो लेंस सूत्र है 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, एंड देन आवर्धन जो आपने पहले पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही, m = hi/ho, वहाँ पर भी था और यहाँ भी है। और इसको आप निकालने के लिए m = v/u भी कर सकते हैं। दर्पण के लिए m = -v/u होता है और लेंस के लिए m = v/u होता है। ठीक है, तो v और u से भी ये निकल आता है। और वो सारी बातें कि अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, m की वैल्यू 1 से कम होगी तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, m की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो प्रतिबिंब ऊपर बनेगा आभासी और सीधा, m की वैल्यू नेगेटिव होगी तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। और इन द एंड कहा गया लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है कि कोई लेंस से जब प्रकाश की किरण गुजरे तो वो उसको कितना मोड़ पाता है, कितना उसको एकत्रित कर पाता है या बिखेर पाता है। ठीक है, यानी कितना बेंडिंग ला पाता है उसमें। तो लेंस की क्षमता अगर हम देखें तो मैथमेटिकली P पावर को लिखते हैं P से, एंड दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। P = 1/f। क्षमता P है जो कि व्युत्क्रम है फोकस दूरी का, P = 1/f। लेंस की क्षमता मात्रक अगर देखा जाए तो डायोप्टर होता है, P = 1/f। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डायोप्टर लेंस है तो उसका क्या मतलब है, तो P कब बनाएगी? जब फोकस दूरी 1 मीटर होगी। फोकस दूरी आप मीटर में ही रखना आप। ठीक है, तो वह लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है उसकी क्षमता 1 डायोप्टर हो जाएगी। क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उसकी क्षमता भी धनात्मक हो जाएगी, और क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो उसकी क्षमता भी ऋणात्मक आएगी, पावर भी ऋणात्मक आएगी। ठीक है, इसी प्रकार आगे एंड में उन्होंने एक छोटा सा पॉइंट ये लिखा है कि अगर आप बहुत सारे लेंसेज को ऐसे संपर्क में रख देते हैं, टच कर करके रख देते हैं और फिर उससे लाइट गुजारते हैं तो सारे के सारे जो है अपना एक्शन करेंगे। ठीक है, अगर उत्तल लेंस होंगे तो सारे के सारे लाइट को पास पास इकट्ठा करेंगे, और अगर अवतल लेंस होंगे तो दूर दूर कर रहे होंगे, तो सबकी पावर जुड़ जाती है। ठीक है, अगर कुछ अवतल और कुछ उत्तल है तो भी आप पावर जोड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे साइन का। जो अवतल लेंस होगा उसकी पावर नेगेटिव होगी, जो उत्तल लेंस होगा उसकी पावर पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। ओके, तो इस प्रकार से नेट पावर आ जाएगी। तो थ्योरेटिकली जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने सारी कवर कर ली हैं इसमें।
आपको कोई भी डाउट अगर आए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट के थ्रू आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँ। और क्लास आपको अच्छे समझ में आ गई है तो सभी लोग लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सिर्फ इतना करें कि आप इस वीडियो सीरीज़ को या प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और आगे हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में।